कहते हैं कि कुछ कानून सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं होते। वो एक पूरे समाज के संघर्ष की, उसकी पहचान और उसकी आत्मा की कहानी सुनाते हैं। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब CNT एक्ट 1908 बिल्कुल ऐसा ही एक कानून है। सही कहा आपने। ये सिर्फ जमीन के लेन देन का हिसाब किताब नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कानून असल में एक ढाल है, एक कवच है। इसे छोटा नागपुर के आदिवासियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आज हम इसी की परतों को खोलकर देखेंगे कि ऐसा क्यों है। और इसे समझने के लिए हम किताबी भाषा से थोड़ा दूर रहेंगे। हाँ, वो जरूरी है। हम चलेंगे एक काल्पनिक गांव, मान लीजिए चंद्रपुर। वहां मिलेंगे बुद्धू मुंडा से, जो अपनी पुरखों की जमीन बचाने की जद्दोजहद में है। ठीक है। मिलेंगे रामदीन महतो से, जो जमींदार के गुस्से का सामना कर रहे हैं। और इन सब की उलझनों को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे CO साहब, जो इस कानून की बारीकियों को जानते हैं। बढ़िया। तो एक कहानी के जरिए समझते हैं। हाँ, तो चलिए इस कहानी के साथ इस कानून के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कहानी की शुरुआत चंद्रपुर से ही करते हैं। सोचिए, बुद्धू मुंडा के पास शहर से कुछ लोग आते हैं, जमीन के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन बुद्धू साफ मना कर देता है। उसका ये इनकार सिर्फ आज का नहीं है, इसके पीछे सदियों का दर्द और संघर्ष छिपा है। और इसी दर्द की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। कहाँ से शुरू होती है कहानी? ये कहानी असल में शुरू होती है 1765 से। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब लगान वसूलने का अधिकार। हाँ, लगान वसूलने का अधिकार। अंग्रेजों के लिए जमीन सिर्फ एक चीज थी, रेवेन्यू का जरिया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यहाँ के आदिवासी समाज का जमीन के साथ रिश्ता क्या है, उनकी परंपराएं क्या कहती हैं। उनका रिश्ता तो माँ बेटे जैसा था, है ना? जमीन कोई खरीदने बेचने की चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो समुदाय की धरोहर थी। यहाँ खूंट कट्टी व्यवस्था थी। मतलब जिस परिवार या कबीले ने जंगल साफ करके जमीन खेती लायक बनाई, वो जमीन उस पूरे समुदाय की हो गई। कोई एक अकेला मालिक नहीं था। लेकिन फिर आया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, और उसने तो जैसे आग में घी का काम किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसने ऐसा क्या बदल दिया? उसने जमीन को एक बिकाऊ चीज बना दिया। रातों रात जो आदिवासी अपनी जमीन के मालिक थे, वो अपनी ही जमीन पर मतलब किराएदार बना दिए गए। अच्छा। और जमीन का मालिक बना दिया गया जमींदार को, जिसका काम था अंग्रेजों को लगान चुकाना। अब जमींदार को चाहिए था ज्यादा से ज्यादा लगान। तो उसने बाहरी लोगों को लाना शुरू कर दिया होगा, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते हैं। आपने एकदम नस पकड़ ली। जमींदार दीकू लोगों को लाकर बसाने लगे, क्योंकि वो ज्यादा लगान देने को तैयार थे। धीरे धीरे आदिवासियों से उनकी खूंट कट्टी जमीनें छिनने लगी। साहूकार कर्ज के जाल में फंसाकर जमीनें हड़पने लगे। मतलब जमीन के साथ साथ उनका आत्मसम्मान, उनकी पहचान, सब कुछ दांव पर लग गया था। और जब शोषण की इंतहा हो गई होगी, तब विद्रोह की आग भड़की। आग नहीं, ज्वालाएं भड़की। 1831-32 का कोल विद्रोह इसी शोषण का नतीजा था। और फिर आया इतिहास का वो दौर जिसे उल-गुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना जाता है। 1895 से 1900। हाँ, 1895 से 1900 के बीच भगवान बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ देशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। बिल्कुल। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इस आग को शांत नहीं किया गया तो ये पूरे साम्राज्य को जला सकती है। तो कह सकते हैं कि CNT एक्ट अंग्रेजों का कोई तोहफा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत आदिवासियों के बलिदान और संघर्ष से जीती हुई एक बड़ी लड़ाई का नतीजा था। 100%। इसी उल-गुलान की जमीन पर लंबी बहस और सर्वे के बाद 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और इसका मकसद था उस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना। हाँ, और आदिवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार वापस देना। तो कानून तो बन गया। अब वापस चंद्रपुर चलते हैं और देखते हैं कि CO साहब की किताब में ऐसा क्या लिखा है जो बुद्धू मुंडा और रामदीन महतो जैसे लोगों को हिम्मत देता है। सबसे पहले, ये कानून लागू कहाँ होता है? क्या पूरे झारखंड में? नहीं, ये एक जरूरी बात है। ये कानून झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू होता है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। ओके। संथाल परगना के लिए एक अलग कानून है, जिसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या SPT एक्ट कहते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गांव का कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये शहरी और नगर पालिका क्षेत्रों में भी पूरी तरह लागू होता है। हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही अनोखा शब्द मिला, भुगत बंद बंधक। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, लगता है, पर ये जटिल नहीं, ये एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? हाँ, मान लीजिए बुद्धू मुंडा को अपनी बेटी की शादी के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो साहूकार के पास जाएगा तो वो उसकी जमीन ही लिखवा लेगा। यहीं पर भुगत बंद बंधक काम आता है। इसके तहत बुद्धू अपनी जमीन को किसी को गिरवी रख सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए। सिर्फ 7 साल? उसके बाद क्या होगा? यही तो इसका जादू है। वो महाजन 7 साल तक उस जमीन पर खेती करेगा और उससे अपना कर्ज वसूलेगा। 7 साल पूरे होते ही, चाहे कर्ज की पूरी रकम वसूल हुई हो या नहीं, जमीन वापस? जमीन अपने आप बिना कोई पैसा दिए बुद्धू मुंडा को वापस मिल जाएगी। उस पर महाजन का कोई हक नहीं बचेगा। वाह! इसने साहूकारों के कर्ज के जाल को ही काट दिया। मतलब कर्ज के बदले जमीन हड़पने का खेल ही खत्म। एक और शब्द है जिसमें जैसे मेहनत की खुशबू आती है, कोड़कर। इसका क्या मतलब है? आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। सोचिए, चंद्रपुर गांव के बाहर एक पथरीली बंजर जमीन पड़ी है। ठीक है। रामदीन महतो जैसा कोई गरीब मजदूर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, दिन रात पसीना बहाकर उस पत्थर को सोना बना देता है, यानी धान का खेत बना देता है। तो कानून उसकी इस मेहनत को कैसे पहचानता है? कानून इस मेहनत को सलाम करता है। ऐसी जमीन को कोड़कर कहते हैं। और जिस दिन रामदीन ने उसे खेत बना दिया, उसी दिन उससे उस जमीन पर अधिभोगाधिकार मिल जाता है। अधिभोगाधिकार? इसका मतलब है अब उसे उस जमीन से दुनिया की कोई ताकत बेदखल नहीं कर सकती। अच्छा। और तो और, उसकी मेहनत के इनाम के तौर पर पहले 4 साल तक सरकार उससे कोई लगान भी नहीं लेती। ये तो सच में कमाल है। अच्छा, कानून किसानों को अलग अलग वर्गों में भी बांटता है। धारा 4 में काश्तकारों के कुछ प्रकार बताए गए हैं। ये वर्गीकरण क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर वर्ग के अधिकार अलग अलग हैं। उनकी सुरक्षा का स्तर अलग अलग है। मोटे तौर पर 4 वर्ग हैं। भूधारक, जो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। फिर आते हैं रैयत, यानी असली किसान। उनके नीचे आते हैं दर्रैयत, और एक सबसे खास वर्ग है मुंडारी खूंटकट्टीदार। हमारा पात्र बुद्धू मुंडा इसी मुंडारी खूंटकट्टीदार वर्ग से है। और रामदीन महतो एक रैयत है। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है और ये इस कानून की आत्मा से जुड़ा है। रैयत वो किसान हैं जिसे जमींदार या सरकार ने जमीन पर खेती करने का अधिकार दिया। ओके। लेकिन मुंडारी खूंटकट्टीदार वो रैयत नहीं है, वो उससे कहीं ऊपर है। जैसा बुद्धू मुंडा गर्व से कहता है, सीओ साहब, हम रैयत नहीं हैं, हमने ये जमीन किसी से ली नहीं है, हमने जंगल साफ करके जमीन को बनाया है। मतलब उनका दावा जमीन पर सबसे पहला और सबसे पवित्र है। बिल्कुल। इसीलिए कानून उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। उनकी जमीन को बेचना या ट्रांसफर करना लगभग नामुमकिन है, और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की प्रक्रिया भी असाधारण रूप से कठिन है। तो चलिए अब चंद्रपुर के उस सीन में चलते हैं जहां माहौल गर्म है। जमींदार साहब रामदीन महतो पर बरस रहे हैं, अगले महीने लगान दोगुना, नहीं तो जमीन खाली करो। रामदीन घबराया हुआ सीओ साहब के पास पहुंचता है। यहाँ पर सीओ साहब कानून की कौन सी किताब खोलते हैं जो जमींदार के इस सबसे बड़े हथियार को ही छीन लेती है? सीओ साहब जमींदार को सीधे सीधे धारा 22 का पाठ पढ़ाते हैं, और यही इस कानून का दिल है। धारा 22? हाँ, ये धारा साफ साफ कहती है कि किसी भी अधिभोगी रैयत को, यानी रामदीन जैसे किसान को, उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। 1 मिनट। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लगान ना दे पाए तो? बिल्कुल नहीं। और यही इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। सोचिए, 1908 में ये कानून कहता है कि पैसे की वसूली करो, पर किसान की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। सही बात है। जमींदार लगान न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर की अदालत में केस कर सकता है, उसकी फसल जब्त करवा सकता है, लेकिन उसे खेत से बाहर नहीं निकाल सकता। इसने तो जमींदार के हाथ ही बांध दिए। हाँ, बेदखली का जो सबसे बड़ा डर था, उसे ही किसान से दूर कर दिया। और जमींदार जो लगान दोगुना करने की धमकी दे रहा था, उसका क्या? उस पर भी कानून ने लगाम लगाई है। धारा 9A में एक 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। 15 साल? हाँ, इसका मतलब है कि अगर अदालत के आदेश से आज रामदीन का लगान बढ़ाया गया, तो अगले 15 साल तक जमींदार दोबारा लगान बढ़ाने के लिए अर्जी भी नहीं दे सकता। ये किसानों को एक तरह की स्थिरता देता है। बिल्कुल, हर साल की धमकी और अनिश्चितता से आजादी। एक और छोटी सी बात पर बहस हो रही थी। रामदीन अपने खेत के कोने में मिट्टी खोदकर घर के लिए कच्ची ईंटें बना रहा था। जमींदार इस पर भी चिल्ला रहा था। हाँ,
कि तुम मेरी जमीन खराब कर रहे हो। हम्म। यहाँ पर धारा 21 रामदीन के साथ खड़ी है। ये धारा रैयत को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है। वो अपने या अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए ईंटें बना सकता है, कुआं खोद सकता है, घर बना सकता है। और पेड़ों का क्या? उसके पेड़ों के फल, फूल, लकड़ी सब पर उसी का हक है। शर्त बस एक है कि वो जमीन का ऐसा इस्तेमाल न करे जिससे वो हमेशा के लिए खेती के लायक ही न बचे। तो हमने देखा कि कानून किसान को बेदखल होने से, लगान बढ़ने से और जमीन के इस्तेमाल इन सब चीजों से बचाता है। लेकिन हाँ। जिंदगी में कई बार ऐसी जरूरतें आ जाती हैं जहां किसान को लगता है कि जमीन का एक टुकड़ा बेच देना ही एकमात्र रास्ता है। यहीं पर यह कानून अपनी सबसे मजबूत दीवार खड़ी करता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। ये इस कानून का अध्याय 8 है और इसकी धारा 46 जो इसका असली हृदय है। इसका मूल नियम बहुत सीधा और सख्त है। कोई भी रैयत अपनी जोत या उसके किसी हिस्से को बेच, दान या वसीयत नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। इसके पीछे सोच क्या थी? सोच थी उस शोषण की सुनामी को रोकना जो सालों से चली आ रही थी। वो महाजन और साहूकार, वो थोड़ा सा कर्ज देते, कागजों पर अंगूठा लगवाते और कुछ ही सालों में आदिवासी की पूरी जमीन अपने नाम कर लेते। तो धारा 46 इसी को रोकने के लिए बनाई गई एक दीवार है। हाँ, एक चट्टानी दीवार है। लेकिन जैसा आपने कहा, जिंदगी में जरूरतें तो आती हैं। क्या इस दीवार में कोई छोटी मोटी खिड़की या दरवाजा भी छोड़ा गया है? हाँ, कानून ने व्यवहारिकता का ध्यान रखा है। कुछ खिड़कियां हैं। पहली खिड़की है 5 साल के लिए पट्टा देना। दूसरी और सबसे अहम है भुगतबंद बंधक, जिसकी हमने पहले बात की। और तीसरी? और तीसरी खिड़की है बिक्री, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। और वो शर्तें क्या हैं? कौन, किसको और कैसे अपनी जमीन बेच सकता है? इसे एक ट्रांसफर मैट्रिक्स से आसानी से समझा जा सकता है। चलिए अपने किरदारों के जरिए ही समझते हैं। सबसे पहले बुद्धू मुंडा, जो एक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हैं। अगर उन्हें अपनी जमीन बेचनी ही पड़ जाए तो वो सिर्फ उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही बेच सकते हैं। सिर्फ उसी थाने के? इतना सीमित क्यों? तर्क बहुत गहरा सामाजिक है। सोच ये थी कि जमीन उसी समुदाय और उसी इलाके के अंदर रहे ताकि गांव का सामाजिक ताना बाना न टूटे। अच्छा। परंपराएं, रिश्तेदारियां, संस्कृति सब कुछ जमीन से जुड़ा होता है। और हाँ, इस बिक्री के लिए भी डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। ओके, अब आते हैं रामदीन महतो पर। हाँ, रामदीन महतो जो अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब एससी या ओबीसी से है, उनके लिए नियम थोड़ा अलग है। वो अपनी जमीन अपने ही जिले में रहने वाले उसी वर्ग के किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं। और यहाँ भी डीसी की अनुमति जरूरी होगी? अनिवार्य है। और अगर कोई सामान्य वर्ग का रैयत है तो उस पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होते। वो अपनी जमीन किसी को भी बेच सकता है। कानून का मुख्य उद्देश्य कमजोर और ऐतिहासिक रूप से शोषित समुदायों की जमीन को बचाना था। ये तो हुई आज की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी जमीन इस कानून के बनने के बावजूद पिछले 40-50 सालों में धोखे से या जबरदस्ती छीन ली गई? बहुत जरूरी सवाल है। क्या उनका हक हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, और यहीं पर इस कानून का शायद सबसे शक्तिशाली और उम्मीद भरा प्रावधान सामने आता है। धारा 46(4)A, जिसे हम कानून की टाइम मशीन कह सकते हैं। टाइम मशीन? हाँ, ये धारा कहती है कि अगर किसी आदिवासी की जमीन अवैध रूप से मतलब धोखाधड़ी या जबरदस्ती से किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर की गई है तो उसे वापस दिलाया जा सकता है। वापस दिलाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा तो होगी? 10 साल, 20 साल? कानून में इसके लिए 30 साल की समय सीमा का जिक्र है। 30 साल? हाँ, मतलब अगर 1990 में किसी की जमीन धोखे से ली गई थी तो वो आज भी उसे वापस पाने के लिए दावा कर सकता है। 30 साल, ये तो एक पूरी पीढ़ी होती है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक भी है? मेरा मतलब है 30 साल बाद सबूत जुटाना, गवाह लाना। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और इस कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें डिप्टी कमिश्नर को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अच्छा। अगर डीसी को किसी भी स्रोत से यह पता चलता है कि जमीन का ट्रांसफर अवैध रूप से हुआ है तो वो खुद से बिना किसी की शिकायत का इंतजार किए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, जिसे सुओ मोटो पावर कहते हैं। बिल्कुल। और जमीन को मूल रैयत को वापस दिलवा सकते हैं। ये पीड़ित को एक बहुत बड़ी ताकत देता है।
तो चंद्रपुर गांव की कहानी के जरिए हमने इस कानून की अलग-अलग गलियों में घूमकर देखा। ये साफ है कि ये सिर्फ जमीन के नियम नहीं है। नहीं है। ये एक समाज की पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसके अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। बिल्कुल। इसने उस सामंती व्यवस्था की रीढ़ पर चोट की, जिसके दो सबसे बड़े हथियार थे मनमानी बेदखली और कर्ज के जाल में फंसाकर जमीन हड़पना। सीएनटी एक्ट ने इन दोनों हथियारों को काफी हद तक बेअसर कर दिया और धारा 46 में जमीन की बिक्री पर जो कड़े प्रतिबंध हैं, वही इस कानून की असली आत्मा है। और ये पूरी चर्चा हमें आज के दौर के एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, और वो सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए है। आज के दौर में जब विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, तब सीएनटी एक्ट जैसे सुरक्षात्मक कानून की प्रासंगिकता क्या है? एक तरफ तर्क है कि जमीन के बिक्री पर लगे ये कड़े प्रतिबंध आदिवासी समाज को अपनी जमीन का सबसे अच्छा आर्थिक मूल्य पाने से रोकते हैं और उनके विकास में बाधक हैं। तो दूसरी तरफ ये डर है कि अगर इन प्रतिबंधों को हटाया गया, हाँ, तो बाजार की ताकतें कुछ ही दशकों में वो कर देंगी जिसे रोकने में इस कानून ने 100 साल लगा दिए। तो क्या विकास और पहचान की सुरक्षा के बीच संतुलन साधना संभव है? और अगर है, तो उस संतुलन का सही बिंदु क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।